नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उपभोग की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उपभोग की प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वाले जो पिछला वीडियो था उसमें हमने उत्पादन फलन का अध्ययन किया था। हमने बताया था कि जो कीन्स का मूलभूत सिद्धांत है, उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपभोग फलन को हमने कीन्स के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि वो हमने उसके बारे में पढ़ा था। उपभोग फलन क्या है, यानी आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के घटने पर घटता है, और उपभोग जो है वो प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। लेकिन उपभोग जो है, यदि आय शून्य हो तो क्या उपभोग शून्य होगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताएं पूरी ही करेगा। हमने ऑटोनोमस कंजप्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें इंडस्ट्री का भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। उपभोग प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति, उसे एपीसी बोलते हैं, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरी होती है एमपीसी, उसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और इंग्लिश में कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एमपीसी। तो आइए आज के वीडियो में हम औसत उपभोग प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी, यानी समाज में कुल आय का जो भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है, उससे ही औसत उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। यानी आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, उससे ही एपीसी का निर्धारण होता है, अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। तो और अन्य शब्दों में औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय का वह भाग है। बताया इसे कुल आय का वह भाग है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि बाई बराबर क्या होता है। बाई बराबर क्या होता है? सी प्लस एस, यानी ये एक भाग है, जो बाकी भाग का वो क्या करता है? सेविंग करता है। उपभोक्ता क्या करता है? सेविंग करता है। तो इस प्रकार से क्या है? आय का वह भाग है। अन्य शब्दों में औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल आय का वह भाग है जो कुल उपभोग पर खर्च किया जाता है। तो समझ गया। इस प्रकार औसत उपभोग प्रवृत्ति का को कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। तो चलिए इसको सूत्र रूप में भी देख लेते हैं। एपीसी को सूत्र रूप में क्या कहते हैं? एपीसी उपभोग बटे आय, क्योंकि उपभोग यहाँ पहले आया है, इसलिए उपभोग कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है। सी अपॉन वाई, यानी कंजप्शन अपॉन इनकम। ठीक है। तो एपीसी का दूसरा सूत्र है 1 माइनस एपीएस, क्योंकि जब एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी जो सेविंग होगी उस हमें एपीसी कब निकलेगी? क्योंकि एपीसी और एपीएस ये दोनों एक के बराबर होते हैं। तो जो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब आपको हम बचत फलन पढ़ाएंगे तब बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि एपीसी का जो दूसरा सूत्र है वो है 1 माइनस एपीएस। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सूत्र रूप जाना इसका। और अब हम आ जाते हैं वक्र में। देखिए ये क्या है, ये हमने वक्र बनाया, इसको हमने उत्पादन फलन में भी आपको बताया था। इसमें क्या है, ये जो है हमारा बाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। इस पे क्या होता है? इस पे आय हमने दिखाई है और इधर हमने उपभोग दिखाया हुआ है सी, और इधर हमने बाई। तो ओजी क्या है? ये हमने डाला है उपभोग फलन, यानी ये क्या है? ये उपभोग फलन का कर्व है। ये उपभोग फलन मैंने आपको बताया था, ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, यहाँ से शुरू हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की ये अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं और इनको उसको इन पर खर्च करेगा ही करेगा, चाहे उसकी आय शून्य ही क्यों ना हो। चाहे वो उधार लेकर करे उसको, या वो मान लीजिए उसको अपनी बचत, जो पुरानी बचत है उसको खर्च करके करे, लेकिन वो इसको खर्च करेगा ही करेगा। तो हमने क्या बताया, ये जो है ये ओजी, ये क्या है? ये आपका स्वायत्त उपभोग है, और यहीं से उपभोग फलन शुरू होता है। जहाँ से स्वायत्त उपभोग होता है वहीं से उपभोग फलन शुरू होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था और मैं आज भी बता रही हूँ इसको। तो देखिए
तो क्या होता है इसमें, आप देखिए ये जो है हमने ये यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींची, तो ये क्या है इसी उपभोग फलन पे, तो ये हमने इसको जे से दिखाया और यहाँ हमने इसको के कर दिया। ठीक है, तो जो ये जो है ये क्या हुई के वाई क्या हुआ बराबर उपभोग के। ठीक है, और ये क्या हुई ये जो जे और के ये बराबर हुई आय के। ठीक है, तो हम इसको सूत्र रूप में कैसे लिखेंगे, इसको सूत्र रूप में लिख लेते हैं कि जैसे ए पी सी बराबर क्या हुआ सी अपॉन वाई इज इक्वल क्या हुआ हमारा उपभोग निकल जाएगा के भाई अपॉन जे के। तो इस तरीके से हम सूत्र रूप में भी इसको हमने देख लिया और हमने वक्र रूप में भी इसको देख लिया। इसकी मैंने इसको समझाने की कोशिश की हमने वक्र रूप में भी और सूत्र रूप में भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। आइए अब हम इसकी एपीसी की विशेषताएं देख लेते हैं। लेकिन विशेषताएं देखने से पहले मेरा फिर आपसे वही है कि आप इसको अपनी नोटबुक पर जरूर उतार लें, अपने नोट्स को जरूर तैयार करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में ऐसे नहीं आएगा। तो आप अपना पेन उठाइए फटाफट और कॉपी उठाइए और इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए। ये डायग्राम भी बना लीजिए, ये सूत्र भी बना लीजिए, कहाँ हमने इसको उपभोग दिखाया और कहाँ हमने इसको आय दिखाई, और के को हमने क्या माना, के बिंदु पर आय कितनी है और के और वाई बिंदु पर उपभोग कितना है, ये हमने वक्र विधि से आपको समझाया। तो अब आइए हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। एपीसी की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता इसकी क्या है एपीसी की, एपीसी ग्रेटर देन 1, यानी एपीसी जो है वो इकाई से अधिक है। ये इकाई से अधिक कब होता है, जब उपभोग आय से अधिक हो, जब उपभोग आय से अधिक हो, यानी जब पुरानी बचत का प्रयोग उपभोग करने में कर लिया जाए या उधार लेकर उपभोग किया जाए, तब ऐसी स्थिति में एपीसी ग्रेटर देन 1 इकाई से अधिक होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय तो है 60 रुपए और उसका उपभोग है 100 रुपया, तो वो कैसे करेगा, देखिए यानी क्या फार्मूला है सी अपॉन वाई है ना। ये किसी व्यक्ति की आमदनी तो है 60 रुपए और उसका उपभोग है 100 रुपए, तो ऐसी स्थिति में हम एपीसी को कैसे ज्ञात करेंगे, एपीसी बराबर सी अपॉन वाई क्या होगा, यानी 100 बटे 60। अनुपात जो होता है वो बटे बोला जाता है, जो अनुपात होता है वो बटे होता है। 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया, 6 कम 6 बचेगा कितना 4, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे और यहाँ 4 में 0 लगा देंगे, तो क्या होगा 6 छंग 36, यानी ये इकाई से ज्यादा है, इकाई से ज्यादा है ना। तो क्या होगा इफ सी ज्यादा है वाई से, तो क्या होगा सी अपॉन वाई ज्यादा है इकाई से, तो एपीसी क्या होगी, एपीसी ज्यादा है इकाई से। ठीक है, आप लोग समझ गए इस प्रकार से। तो इसकी पहली विशेषता क्या थी, यानी एपीसी ग्रेटर देन 1। यानी अब दूसरी विशेषता इसकी क्या है, यानी एपीसी लेस देन 1। एपीसी क्या है, इकाई से कम है। ये कब होता है, जब उपभोग कम हो और आय अधिक हो, यानी उपभोग कम किया जाए और आय में से कुछ हिस्सा बचा लिया जाए, तब ये होती है इकाई से कम। देखिए कैसे इकाई से कम होती है, मान लीजिए आय तो है 100 रुपया और उपभोग कितना है 60 रुपया, तो ठीक है, तो इसको हम जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये इकाई से कम आएगा, यानी 0.6 आया, तो ये इकाई से कम है। तो उपभोग क्या किया जाए, जब उपभोग जो है आय से कम हो और आय के कुछ भाग को बचा लिया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगी, एपीसी लेस देन 1 होगी। अब देखिए इसमें क्या है, इफ सी लेस देन वाई, यानी कंज्यूम कम है, कंजप्शन कम है और आय ज्यादा है, तो ऐसे क्या होगा सी अपॉन वाई लेस देन 1, तो एमपीसी क्या होगी, सॉरी एपीसी क्या होगी लेस देन 1 के।
ठीक है। और उसकी हमने देख ली, पहली थी एपीसी ग्रेटर देन 1, दूसरी है एपीसी लेस देन 1 और तीसरी है एपीसी इक्वल 1। एपीसी कैसी है? इकाई के बराबर है। यानी इसमें क्या होता है, जब उपभोग आय के बराबर हो, आय के बराबर हो। समझ रहे हैं ना? जैसे 100 रुपए आय है और 100 रुपए ही खर्च है, यानी सी है और 100 रुपए ही बाई है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये ऐसी स्थिति में इकाई के बराबर है कि जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए ही खर्च कर दिए उसने, तो वो इकाई के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना? वो बचत ना करे, खर्ची कर दे, तो यहाँ यस क्या हो जाएगा? यहाँ यस 0 हो जाएगा। चौथी विशेषता है कि एपीसी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें उपभोग को तो अत्यंत आवश्यक है, उपभोग तो हमें करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एपीसी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है और इसीलिए एपीसी ग्रेटर देन 0, यानी हमेशा ये 0 से अधिक होती है, क्योंकि उपभोग को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए मान लो सी कितना कम कर देगा, कोई 10 कर देगा मान लो, और नीचे आय है 50 मान लो, तब भी इसका क्या होगा? ये प्लस में ही रहेगी, ये धनात्मक ही रहेगी। सी चाहे कितनी भी कम हो जाए लेकिन ये प्लस में ही रहेगी, ये धनात्मक ही रहेगी, क्योंकि उपभोग को बंद नहीं किया जा सकता। इसीलिए सी कैन नॉट 0। ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? C/Y कैन नॉट 0, एपीसी कैन नॉट 0 के बराबर, 0 से अधिक ही होगी एपीसी। क्या है? पांचवी है एपीसी कैन नॉट इक्वल टू 0। ये एपीसी क्या है? कैन नॉट इक्वल टू 0, यानी आय के शून्य होने पर भी उपभोग शून्य नहीं होता है, बल्कि ये धनात्मक होता है। इसीलिए एपीसी कैन नॉट इक्वल टू 0 नहीं होती है, क्योंकि आय शून्य हो सकती है लेकिन उपभोग शून्य नहीं हो सकता है। इसीलिए सी कैन नॉट 0, C/Y कैन नॉट 0, एपीसी बराबर को हमने काट दिया है ना, ये इक्वल टू 0, ये बराबर का निशान है, इसको काटा गया है, तो ये कैन नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एपीसी जो है वो चाहे कितनी भी कम हो और चाहे सी कितना भी कम हो उपभोग, लेकिन उसका मान तब भी प्लस में ही आएगा। ठीक है। इसको हम सारणी के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो हमने इस तरीके से क्या बताया कि औसत प्रवृत्ति क्या है, उसके अर्थ को जाना और उसको वक्र के द्वारा जाना, उसको सूत्र के द्वारा जाना और उसकी विशेषताओं को भी जाना। और अब हम जान लेते हैं एक सारणी के द्वारा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति को सारणी के द्वारा कैसे समझा जा सकता है। तो आइए हम सारणी के द्वारा जान लेते हैं। देखिए हमने ये सारणी बना दी, ये बाई है यानी आय और ये है कंजम्पशन यानी सी है। तो देखिए यहाँ पे जब 0 है बाई तब भी कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। हमने आपको बताया कि जो स्वायत्त उपभोग होता है वो तो होगा ही होगा, ये हमने उत्पादन फलन में भी पढ़ा है, चाहे आय हमारी शून्य ही क्यों ना हो। तो देखिए इसको हमने इसको डिवाइड किया बाई से, क्योंकि ये C/Y है, एपीसी कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा इनफाइनाइट अनंत आया। फिर हमने 50 से 75 को दिया तो 1.5 आया, फिर ये 100 दिया, ये C बराबर बाई के आया, और ये 150 को दिया तो ये देखिए हमारा जो ये आय जो है ये तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम उपभोग में कुछ भाग खर्च करते हैं और कुछ भाग बचत भी करते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे बचत फलन। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाया इसमें कितना अंतर आ रहा है 50-50 का, और इसमें कितना अंतर आ रहा है 25-25 का। तो ये हमने इस तरीके से हमने एक सारणी के द्वारा भी समझा कि
एपीएस कैसे निकाला जाता है। अब एपीसी का मान हमेशा 0 से अधिक होगा, हमेशा धनात्मक होता है, कुछ भी 100, 200, 500 कुछ भी ये हो सकता है, लेकिन एपीसी हमेशा ग्रेटर देन 0 और ये हमेशा धनात्मक रहेगी, ये कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि आय शून्य स्तर पर हो सकती है लेकिन स्वायत्त उपभोग तो होगा ही होगा। इस कारण भी ये हमने इसको समझ लिया और हमें विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इसको थोड़ी थोड़ी आप लोग गणित इसको जरूर सीखिएगा, क्योंकि कक्षा 10 की ये गणित है थोड़ी बहुत, बस इसके ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग अगर गणित को नहीं सीखेंगे तो इसको समझना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी जो नॉर्मल गणित है उसको तो आप लोग सीख ही लीजिए। और आज इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा जो हमने आज आपको पढ़ाया। औसत उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ यानी सारणी के द्वारा भी, वक्र के रूप में, सूत्र के रूप में और उसकी मान्यताएं या विशेषताएं या कुछ महत्वपूर्ण उसके बिंदु हमने आपको बताए और हमें विश्वास है कि आपको एपीसी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे इसके पढ़ेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके लिए हम आगे अगले वीडियो में इसको हम समझाएंगे। तब तक कि आज के लिए बस इतना ही और आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तब तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। आपका प्यार मिलता रहे, यूं ही आपका सहयोग और साथ मिलता रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।